हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम इतिहास का क्लास 11th का इतिहास मॉडल प्रश्न पत्र जो कि हल किया हुआ है उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और इस पेपर में जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको उत्तर सहित मैं आपको बताऊंगी। तो इसके जो सामान्य इसका जो पेपर का समय है वह 3 घंटा है और इसके जो मार्क्स हैं वे हैं 75। और इसके जो सामान्य निर्देश हैं इस पेपर में वे हैं इस प्रकार, जैसे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दूसरा है जैसे प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने लिखे हैं। और तीसरा पॉइंट है 2 अंकों वाले प्रश्नों के उत्तर खंड क प्रश्न संख्या 1 से 4 हैं जिनकी शब्द संख्या 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है 4 अंकों वाले प्रश्नों के उत्तर खंड ख में, जिसमें प्रश्न संख्या 5 से 10 है जिनकी शब्द संख्या 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और पांचवा पॉइंट है 8 अंकों वाले प्रश्नों के उत्तर जो कि खंड ग में है, उनकी संख्या है 11 से लेकर 15 तक, जिनकी शब्द संख्या 350 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो चलो अब खंड क में जो मतलब हमारे जो प्रश्न हैं उन सभी को हल करते हैं। तो इसमें आपके 4 क्वेश्चन हैं जो कि 2 नंबर के हैं। तो पहला क्वेश्चन है शिल्प कृतियों से क्या तात्पर्य है। उत्तर है शिल्प कृतियां मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं। इनमें अनेक प्रकार की चीजें शामिल होती हैं जैसे औजार, चित्रकारियां, मूर्तियां, उत्कीर्ण चित्र आदि। प्रश्न नंबर 2 है यूरोप के यात्री और विद्वजन मेसोपोटामिया को एक तरह से अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है क्योंकि जब मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोज की शुरुआत हुई तो बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट को अक्षर से सत्य सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया। प्रश्न नंबर 3 है वर्ष वृत्तांत इतिहास का एक प्रमुख स्रोत क्यों माना जाते हैं। उत्तर है समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखे गए काल के इतिहास को वर्ष वृत्तांत कहा जाता है क्योंकि यह वृत्तांत प्रतिवर्ष लिखे जाते थे। पत्र, व्याख्यान, प्रवचन, कानून आदि इसके अंतर्गत आते थे। प्रश्न नंबर 4 है मंगोल कौन थे। उत्तर है मंगोल विविध जन समुदाय का एक निकाय था। यह लोग उत्तर में तातार, खितान और मंचू लोगों से और पश्चिम में तुर्की कबीलों से भाषागत सामान्यतया होने के कारण परस्पर संबंधित थे। कुछ मंगोल पशुपालक और कुछ शिकारी संग्राहक थे। और यदि आपको इन उत्तरों से मतलब आप इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हैं तो अपनी पुस्तक में से देख के आप इन उत्तरों को बड़ा कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब ये 5 प्रश्न हैं जो कि 4 नंबरों के हैं। पहला प्रश्न है इसमें मतलब प्रश्न नंबर 5 है हम कैसे कह सकते हैं कि 2 पैरों पर खड़े होकर चलने की क्षमता आदिकालीन मानव के लिए लाभदायक सिद्ध हुई। इसमें पहला पॉइंट है उत्तर में पहला पॉइंट एक हाथ बच्चों या चीजों को उठाकर ले जाने के लिए मुक्त हो गए। दूसरा पॉइंट था जो जो हाथ का इस्तेमाल बढ़ता गया तो 2 पैरों पर खड़े होकर चलने की कुशलता बढ़ती गई। तीसरा है 4 पैरों के बजाय 2 पैरों पर चलने से शारीरिक ऊर्जा की खपत भी कम होने लगी, लेकिन दौड़ते समय यह लाभ उल्टा हो गया। चौथा है तिलोली तंजानिया में मिले होमिनिड के पद चिन्हों के जीवाश्म और हादार इथिपेरिया से प्राप्त हड्डियों के जीवाश्म से पता चलता है कि तत्कालीन मानव 2 पैरों पर चलने लगे थे। और पांचवा है कोई अन्य माननीय तथ्य, यदि आप पुस्तक में से देखकर कोई और तथ्य लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 है उर नगर में नगर नियोजन पद्धति का अभाव था, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है इसका पहला पॉइंट है उर नगर में टेढ़ी मेढ़ी व संकरी गलियां पाई गई और पहिए वाली गाड़ियां वहां के घरों तक नहीं पहुंच पाती थी। दूसरा है घरों के भूखंड एक जैसे आकार के नहीं थे। तीसरा है जल निकासी की नियोजित व्यवस्था नहीं थी। चौथा है लोग घर का सारा कूड़ा कचरा बुहार कर गलियों में डाल देते थे जहां वह आने जाने वाले लोगों के पैरों के नीचे आता था। बाहर कूड़ा डालते रहने से गलियों की सतह ऊंची उठ गई थी जिसके कारण कुछ समय बाद घरों की दहलीजों को ऊपर उठाना पड़ता था ताकि वर्षा के बाद कीचड़ बहकर घरों के अंदर ना आ जाए। और पांचवा है कोई अन्य माननीय तथ्य, यदि आप पुस्तक में से पढ़कर कुछ और लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं।
प्रश्न नंबर 7 है, समकालीन भारत की तरह रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता कई रूपों में स्तरों पर दिखाई देती है, विश्लेषण कीजिए। उत्तर है इसका, पहला पॉइंट है, रोमन साम्राज्य में धार्मिक संप्रदायों तथा स्थानीय देवी देवताओं की भरपूर विविधता थी। यह समकालीन भारत में देखने को मिलती है। दूसरा है, बोलचाल की अनेक भाषाएं थी। अरेमाइक निकटवर्ती पूर्व कम से कम फरात के पश्चिम में प्रमुख भाषा समूह था। मिस्र में कोप्टिक, उत्तरी अफ्रीका में प्यूनिक तथा बर्बर और स्पेन तथा उत्तर पश्चिम में केल्टिक भाषा बोली जाती थी। समकालीन भारत में भी भाषा की विविधता है। तीसरा पॉइंट है, रोमन साम्राज्य में वेशभूषा की विभिन्न शैलियां थी, जैसे समकालीन भारत में देखने को मिलती है। चौथा है, तरह तरह के भोजन और सामाजिक संगठनों के विविध रूप, जो जनजाति और अन्य थी, यहाँ तक कि बस्तियों के अनेक रूप भी देखने को मिलते हैं। पांचवा है, कोई अन्य माननीय तथ्य, यदि आपकी समझ में हो, आपकी पुस्तक में लिखा हुआ हो तो वो भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, मध्यकालीन इस्लामी समाज पर यूनानी दर्शन और विज्ञान के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। उत्तर है इसमें पहला पॉइंट, इस्लामिक दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने यूनानी दर्शन और विज्ञान के प्रभाव में ईश्वर और विश्व की एक वैकल्पिक कल्पना विकसित की है। दूसरा है, 7वीं शताब्दी के दौरान बाइजेंटाइन और ससानी साम्राज्य में पिछले यूनानी संस्कृति के अवशेष पाए जा सकते थे, हालांकि वे धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे। तीसरा है, सिकंदरिया, सीरिया और मेसोपोटामिया के स्कूलों में जो कभी सिकंदर के साम्राज्य के भाग के अन्य विषयों के साथ साथ यूनानी दर्शन, गणित और चिकित्सा की शिक्षा दी जाती थी। चौथा है, उमैयद और अब्बासी खलीफा आने ईसाई विद्वानों से यूनानी और सीरिया भाषा की किताबों का अनुवाद करवाया गया। अरस्तु की कृतियों में यूक्लिड और एलिमेंट्स और टॉलमी की पुस्तक एल्मागस्ट की और अरबी पढ़ने वाले विद्वानों का ध्यान दिलवाया गया। पांचवा है, धर्म वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले विद्वानों ने इस्लामी विश्वासों की रक्षा के लिए यूनानी तर्क और विवेचना के तरीकों का इस्तेमाल किया। और कोई अन्य माननीय तथ्य जो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, मंगोलों के इतिहास को जानने के साधन कौन से हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, यहाँ सभी उत्तर मैंने पॉइंट में लिखा है। यदि आपके और भी आपकी दिमाग में या फिर अपनी पुस्तक पढ़ के आप अलग से कुछ लिखना चाहें तो इन पॉइंटों को विस्तृत रूप में भी कर सकते हैं। स्टेपी प्रदेश के निवासियों ने अपना कोई साहित्य नहीं रचा, इसलिए इन यायावरी समाजों का ज्ञान मुख्यतः वर्तियों वाले वृत्तांतों और नगरीय साहित्यकारों के दस्तावेजों से प्राप्त होता है। इन लेखकों ने सूचनाएं गलत और पक्षपातपूर्ण ढंग से प्रस्तुत की। दूसरा है, मंगोलों की सामाजिक सफलताओं ने अनेक साहित्यकारों को अपनी ओर आकर्षित किया। उनमें से कुछ ने अपने अनुभवों के यात्रा वृत्तांत लिखे और अनेक साहित्यकार मंगोल अधिपतियों के राज्याश्रय में रहे। तीसरा है, कुछ ने मंगोलों के विषय में सहानुभूति परक विवरण और कुछ ने उनकी प्रतियां भी लिखी। इसके विपरीत उनके विरोधियों ने स्टेपी लुटेरों के विषय में कटु वचन कहे। पांचवा है, मंगोलों पर सबसे बहुमूल्य शोध कार्य 18वीं और 19वीं शताब्दी में रूसी विद्वानों ने उस काल में किया जब जार शासक मध्य एशियाई क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। इन्हें यात्रियों, सैनिकों, व्यापारियों, पुराविदों ने तैयार किया था। पांचवा है, मार्क्सवादी इतिहास लेखन में चंगेज खान और मंगोल साम्राज्य को संक्रमण व्यवस्था के दायरे में रखा गया, जिनमें जनजातीय उत्पादन प्रणाली में सामंती उत्पादन प्रणाली की ओर परिवर्तन हो रहा था। छठा है, मंगोल से संबंधित महत्वपूर्ण सामग्रियां चीनी, मंगोली, फारसी, अरबी, इतालवी, लातानी, फ्रांसीसी और रूस भाषा में मिलती है। इसके अलावा आप कोई अन्य मान्य तथ्य लिखना चाहते हैं तो वे लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, मेसोपोटामिया की भौगोलिक अवस्था का वर्णन कीजिए। उत्तर है, पहला, मेसोपोटामिया आजकल के इराक का भाग था। इराक भौगोलिक विविधता का देश है। यहाँ हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान थे, पर्याप्त वर्षा होती थी। दूसरा है, उत्तर में ऊंची भूमि है जहाँ स्टेपी घास के मैदान हैं। पशुपालन और खेती आजीविका के साधन हैं। दजला की सहायक नदियां ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। तीसरा है, दक्षिणी भाग रेगिस्तान है और यही वह स्थान है जहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली की शुरुआत हुई। यहाँ दजला और फरात नदियां उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती हैं। चौथा है, फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बंटकर बहने लगती है और पुराने जमाने में ये धाराएं सिंचाई की लहरों का काम देती थी।
आवश्यकता पड़ने पर इनसे गेहूं, जौ और मटर या मसूर के खेतों की सिंचाई की जाती थी। पांचवा है, खेती के अलावा भेड़ बकरियां स्टेपी घास के मैदानों और उत्तरी मैदानों और पहाड़ों के ढालों पर पाली जाती थी। इसके अलावा नदियों में मछलियां काफी मात्रा में थी और गर्मी में खजूर के पेड़ बहुत फलदायक होते थे। इसके अलावा आप कोई और भी ऑप्शन हो तो वो भी लिख सकते हैं। खंड ग है, जो कि आपके बड़े क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये 4 प्रश्न हैं जो कि 8 अंकों के हैं। प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का है। प्रश्न नंबर 11 है, किस प्रकार भाषा के प्रयोग से शिकार करने, आश्रय बनाने के काम में आदिकालीन मानव को मदद मिली होगी, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है पहला, भाषा के प्रयोग से शिकार का स्थान, तरीका, समय आदि के बारे में एक दूसरे के साथ सलाह की जा सकती होगी। दूसरा है, शिकार करने में किस प्रकार से पशुओं का सामना करना है, विचार करके मनुष्य ने एक दूसरे की मदद की होगी। तीसरा है, जंगली जानवरों का शिकार संयुक्त रूप से करने के लिए भाषा के द्वारा योजनाएं बनाने में सहायता मिली होगी, जिससे मानव की कम से कम क्षति हो और अधिक से अधिक लाभ हो। चौथा है, आश्रय बनाने के काम में भी भाषा काफी लाभदायक साबित हुई होगी। भाषा के प्रयोग से मानव ने आश्रय बनाने में एक दूसरे की मदद की होगी, क्योंकि कोई भी एक मानव अपने लिए अकेला आश्रय नहीं बना सकता। भिन्न भिन्न वस्तुओं की आवश्यकता दूसरों की सहायता से पूरी की गई होगी। पांचवा है, प्राकृतिक खतरों जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप आदि का सामना कैसे किया जाए, सुरक्षित स्थान कौन से हैं, इन विषय पर भाषा द्वारा विचार विमर्श किया गया होगा। छठा है, चित्रकारी का प्रयोग भी संवाद का एक तरीका है। चित्रकारी के द्वारा शिकार करने का स्थान, शिकार कैसे, कब और कहां, किस प्रकार संप्रेषित किया जा सकता है। सातवां है, इसी प्रकार आश्रय बनाने में चित्रकारी द्वारा आश्रय का प्रकार, स्थिति आदि का वर्णन किया जा सकता था, जैसे आजकल भवनों के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। और ये आपको इसको विस्तृत रूप से लिखना है तो अपनी पूर्ण इकाई के रूप में इसका मूल्यांकन कीजिए और स्पष्ट ब्यौरा अपनी पुस्तक में से देखकर और भी लिखिए। प्रश्न नंबर 12 है, मारी नगर के मुख्य व्यापारिक नगर के रूप में उभरने के कारणों का वर्णन कीजिए। उत्तर है इसमें पहला पॉइंट है, मारी नगर फरात नदी की ऊर्ध्व धारा पर स्थित है। इस ऊपरी क्षेत्र में खेती और पशुपालन साथ साथ चलते थे। दूसरा है, मारी नगर से होकर लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, मदिरा और अन्य कई किस्मों का माल नाव के जरिए फरात नदी के रास्ते दक्षिण और तुर्की, सीरिया और लेबनान के ऊंचे इलाकों के बीच लाया और ले जाता था। तीसरा है, मारी नगर व्यापार के बल पर समृद्ध हुए शहरी केंद्रों का एक अच्छा उदाहरण है। चौथा है, दक्षिणी नगरों को घिसाई पिसाई के पत्थर की चक्कियां, लकड़ी और शराब तथा तेल के पीपे ले जाने वाले जलपात मारी में रुका करते थे। पांचवा है, मारी के अधिकारी जलपोत पर जाया करते थे, उस पर लदे हुए सामान की जांच करते थे और उसे आगे बढ़ने की इजाजत देने से पहले उनमें लदे सामानों की कीमत का लगभग 10% कर वसूलते थे। छठा है, जो एक विशेष किस्म की नौका में जाता था। सातवां है, कुछ पत्रिकाओं में साइप्रस के द्वीप अलासिया से आने वाले तांबे का उल्लेख मिलता है। आठवां है, अलाशिया उन दिनों तांबे और टीन के व्यापार के लिए मशहूर था, परंतु यहाँ रांगे का भी व्यापार होता था। कांसा औजार और हथियार बनाने के लिए एक मुख्य औद्योगिक सामग्री थी, इसके लिए उसके व्यापार का बहुत महत्व था। इस प्रकार मारी राज्य सैनिक दृष्टि से उतना सफल नहीं था, परंतु व्यापार और समृद्धि के मामले में वह अद्वितीय था। अब आप इन पॉइंटों को आगे बढ़ाकर भी लिख सकते हैं, इस प्रकार ये प्रश्न बड़ा हो सकता है। प्रश्न नंबर 13 है, रोमन साम्राज्य में श्रम प्रबंधन तथा श्रमिकों पर नियंत्रण किस प्रकार रखा जाता था, व्याख्या कीजिए। उत्तर है पहला पॉइंट, रोम के कृषि विषयक लेखों ने श्रम प्रबंधन की ओर विशेष ध्यान दिया। दूसरा है, एक लेखक कोलुमेला ने सिफारिश की थी कि जमींदारों को अपनी जरूरत से दुगनी संख्या में उपकरणों तथा औजारों का सुरक्षित भंडार रखना चाहिए, ताकि उत्पादन लगातार होता रहे, क्योंकि दास संबंधी श्रम समय की हानि ऐसी मदों की लागत से अधिक बैठती है। तीसरा है, निरीक्षण को भी विशेष महत्व दिया गया, क्योंकि नियोक्ताओं में यह आम धारणा थी कि निरीक्षण के बिना कभी भी काम ठीक से नहीं कराया जा सकता। निरीक्षण को सरल बनाने के लिए कामगारों को कभी कभी छोटे दलों में विभाजित कर दिया जाता था। चौथा है, कोलुमेला ने 10-10 श्रमिकों के समूह बनाने की सिफारिश की थी, क्योंकि
छोटे समूह में यह बताना अपेक्षाकृत आसान होता है कि कौन क्या काम कर रहा है और कौन कामचोरी। इससे पता चलता है कि उन दिनों श्रम प्रबंधन पर विस्तार से विचार किया जाता था। पांचवा है, अलग अलग समूह में काम करने वाले दासों को प्राय पैरों में जंजीर डालकर एक साथ रखा जाता था। छठा है, रोम साम्राज्य में कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने तो बहुत अधिक कई नियंत्रण लागू कर रखे थे। सुगंधित राल की फैक्ट्रियों में कामगारों के एप्रोन पर एक सील लगा दी जाती थी। उन्हें अपने सिर पर एक गहरी जाली वाला मास्क या नेट भी पहनना पड़ता था। उन्हें फैक्ट्री से बाहर जाने के लिए अपने सभी कपड़े उतारने पड़ते थे। संभवतः यह बात अधिकांश फैक्ट्रियों और कारखानों पर लागू होती थी। सातवां है, 398 ईस्वी के कानून में कहा गया कि कामगारों को दागा जाता था ताकि यदि वे भागने या छिपने का प्रयास करें तो उन्हें पहचाना जा सके। आठवां है, कई निजी उद्यमी कामगारों के साथ ऋण संविदा के रूप में अनुबंध कर लेते थे ताकि यह दावा कर सकें कि कर्मचारी उनके कर्जदार हैं। और इसके अलावा आप अन्य अपनी पुस्तक से देख के कोई और पॉइंट भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, मध्यकालीन इस्लाम के उदार धार्मिक विचारों वाले लोगों के एक समूह को सूफी कहा जाता था। परख कीजिए। उत्तर है पहला पॉइंट, मध्यकालीन इस्लाम के धार्मिक विचारों वाले लोगों का एक समूह बन गया था जिन्हें सूफी कहा जाता था। दूसरा है, सूफी लोग तप और रहस्यवाद के जरिए खुदा का अधिक गहरा और व्यक्तिगत अनुभव चाहते थे। तीसरा है, समाज जितना भौतिक सुखों की कामना करता, सुखी लोग संसार का त्याग उतना अधिक करना चाहते थे और केवल खुद पर भरोसा करना चाहते थे। सुखी नहीं, सूफी। चौथा है, 8वीं और 9वीं शताब्दी में ईश्वर से मिलने की इच्छा गहरे तक और वैराग्य की प्रवृत्तियों से ऊपर उठकर रहस्यवाद में बदल गई। पांचवा है, ईश्वर से मिलन ईश्वर के साथ तीव्र प्रेम के जरिए ही प्राप्त किया जा सकता है। छठा है, इस इश्क का उपदेश एक महिला संत जो कि बसरा की राबिया थी द्वारा अपनी शायरी में दिया गया था। सातवां है, सूफी आनंद प्रेम तथा भावावेश जगाने के लिए संगीत समारोह का उपयोग करते थे। आठवां है, सूफीवाद का द्वार सबके लिए खुला है, चाहे वह किसी भी धर्म, हैसियत अथवा लिंग का हो। नवा है, सूफीवाद ने इस्लाम को अधिक निजी और कम संस्थागत बना दिया और इस प्रकार लोकप्रियता प्राप्त की तथा रूढ़िवादी इस्लाम के समक्ष चुनौतियां पेश की। 10वां है, अब आप अपने अन्य 8 पॉइंट हैं जो कि आप अपने पुस्तक से देखकर इसमें लिख लीजिए। अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। चंगेज खान की अभूतपूर्व सफलता उसकी सैनिक उपलब्धियों तथा फुर्तीली हरकारा पद्धति का परिणाम थी। इस कथन की पुष्टि कीजिए। उत्तर है पहला पॉइंट है, चंगेज खान ने स्टेपी युद्ध व्यवस्था को अपनी सैनिक युद्ध नीति में प्रयोग किया। दूसरा है, मंगोलों और तुर्कों की घुड़सवारी कौशल ने उसकी सेना को गतिशीलता दी। तीसरा है, घोड़े पे सवार होकर तीरंदाजी का उसका कौशल शानदार था जिसे उसने अपने दैनिक जीवन में जंगलों में पशुओं का शिकार करते समय प्राप्त किया था। चौथा है, इस घुड़सवारी तीरंदाजी ने उसकी सैनिक गति को बहुत तेज कर दिया। पांचवा है, स्टेपी प्रदेश के घुड़सवार सदैव फुर्तीले और बड़ी तेज गति से यात्रा करते थे। अब उन्हें अपने आसपास के विभागों पर मौसम की जानकारी हो गई जिससे उन्हें अकल्पनीय कार्य करने की क्षमता प्रदान की। छठा है, उसने कठिन शीत ऋतु में युद्ध अभियान प्रारंभ किए और नगरों और शिविरों में प्रवेश करने के लिए बर्फ से जमी हुई नदियों का राजमार्गों के समान प्रयोग किया। सातवां है, यायावर लोग अपनी परंपराओं के अनुसार प्राचीरों के आरक्षित शिविरों में पेट बनाने में सक्षम नहीं थे। चंगेज खान ने घेराबंदी यंत्र और नेफ्ता बमबारी के महत्व को समझा। आठवां है, उसके इंजीनियरों ने उसके शत्रुओं के विरुद्ध अभियानों में हल्के जल उपस्करों का निर्माण किया जिसके युद्ध में घातक प्रभाव होते थे। नवा है, उसकी फुर्तीली हरकारा पद्धति से राज्य की दूरदराज के स्थानों में परस्पर संपर्क तथा निगरानी रखने में सहायता मिलती थी। और 10वां है, आप अपनी पुस्तक से लिख के अन्य और कोई पॉइंट लिख सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों आपका ये मॉडल पेपर यहीं समाप्त होता है और अगली क्लास का इंतजार करते रहिए। तब तक के लिए अलविदा।